हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त कृष्णा और आज फिर से लौट रहा हूँ आप लोगों के लिए एक नया केस लेकर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत शानदार है, आपको ये बहुत फ्यूचर में भी काम आएगा। चलिए गाइस, चलते हैं केस की ओर। क्या बोलता है अच्छा केस। इस केस में ये दिया हुआ है कि क्षमा याचना जो होती है कोर्ट में कब प्रस्तुत की जाएगी, जब हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दौरान ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो। और सेक्शन 3 और सेक्शन 4 इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1952 के तहत क्या बोलते हैं। चलिए गाइस, चलते हैं। मुल्क राज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट 1197। गाइस का सब्जेक्ट मैटर है कि इसमें सेक्शन 4 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात रखी गई है और ये डिस्कस किया गया है कि कब क्षमा याचना प्रस्तुत की जाएगी, व्हेन शुड अपोलॉजी बी टेंडर्ड। इसमें यह दिया हुआ है गाइस की जो अपोलॉजी होगी किस सिचुएशन में प्रस्तुत की जाएगी, किस सिचुएशन में टेंडर की जाएगी। और साथ में ये भी है कि सेक्शन 4 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या कहता है। सेक्शन 4 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कहता है कि जब पनिशमेंट्स होंगी हाई कोर्ट तैश में आके नहीं देगा, गुस्से में आके नहीं देगा, वो जो सेंटेंस है वही पास करेगा जो उसमें स्पेसिफाई किया गया है कि आपको ऐसी कंटेम्प्ट में जो गलतियां होंगी सामने वाले की, उस दौरान आपको इतना पनिशमेंट इसको देना है। चलिए गाइस, चलते हैं फैक्ट्स की ओर। क्या बोलता है फैक्ट्स में ये है गाइस, जो अपीलेंट होता है वो एक सूट फाइल करता है सबऑर्डिनेट कोर्ट में जबर मॉल एंड अदर्स के खिलाफ। इस तरह ये होता है कि 14 जनवरी 1964 को वहाँ से डिक्री ऑब्टेन होती है और ये उनके फेवर में होती है। तो फिर ये डिफेंडेंट जो होते हैं JP गुप्ता की कोर्ट में, जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, उनके कोर्ट में केस सूट करते हैं, फाइल करते हैं इनके खिलाफ, और डिक्री जो होती है मॉडिफाई हो जाती है, पलट जाती है। होता ही हुआ है गाइस, फिर ये चुप नहीं बैठते, ये पहुँचते हैं हाई कोर्ट हरबंस सिंह के पीठ में, कोर्ट में। तो गाइस इनकी पहली हियरिंग में जो है यही केस जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। फिर ये सहायता लेते हैं, हेल्प लेते हैं लीव टू अपील लेटर पेटेंट की। तो गाइस इसके तहत जो एप्लीकेशन होती है इनकी वो डिसमिस हो जाती है। और इसके बाद जो दिया हुआ है केस में ये वो है कि जो डिक्रीटल ड्यूज होते हैं अपीलेंट इनसे वसूल लेता है, डिफेंडेंट से वसूल लेता है। फिर इस वसूलने के दौरान डिफेंडेंट जो है सेक्शन 144 CPC के तहत ये कहता है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन, जो आपने अमाउंट दे दिया है उस चीज़ को वापस लाने के लिए, उस अमाउंट का जो उन्होंने दे दिया उसको और साथ में जो उनका कॉस्ट लगेंगे उसको, उस चीज़ को वापस लाने के लिए एप्लीकेशन फिर से केस दायर किया। इस तहत गाइस होता ही हुआ है कि वो पेंडेंसी के दौरान एप्लीकेशन फिर से अपीलेंट दायर करता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत वो लिखता है उनको, और ये कहता है एलिगेशंस लगाता है उनके ऊपर, ये कहते हुए कि पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट ने जो डिग्री पास की वो मेरे फेवर में थी, फिर जो JP गुप्ता है उनके पास गया वो डिफेंडेंट, तो उन्होंने मॉडिफाई कर दी डिग्री, और जब मैं अपील कर रहा हूँ हाई कोर्ट में हरबंस सिंह की कोर्ट में, तो वो चीज़ मेरी पहली हियरिंग में उनने मेरी सुनवाई नहीं रखी, सुनवाई की और मेरे को ख़त्म कर दिया, मेरे केस को डिसमिस कर दिया। उसके तहत उन्होंने ये बात रखी कि फिर मैंने लेटर पेटेंट की हेल्प ली तो मेरी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई। ये पूरा जो सिस्टम है उनका पूरा करप्ट है, ये मिले हुए हैं, मिली जुली सरकार है इनकी, मेरी बात रखी नहीं जा रही, ये पूरा डिजास्टर है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, ख़राब हो चुका है सिस्टम पूरा। उनका कहना यह था, एलिगेशंस लगाए जा रहे थे उनके तरफ से, उनने कहा था कि ये जो है पार्टी जो है जबर मॉल एंड अदर्स, ये वो अपील पार्टी है, इनके अप्रोचेस हैं ऊपर तक और जजेस भी हैं मिले हुए हैं। चलिए गाइस, अब चलते हैं ट्रायल कोर्ट की ओर। क्या बोलते हैं ट्रायल कोर्ट में ये होता है कि जो पहले एप्लीकेशन जो इन्हें डाल दी होती है उस पेंडेंसी के टाइम पे, फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज ने यहाँ पे इनिशिएटेड एट द इंस्टेंस के लिए उन्होंने एक चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन लिखा जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सेक्शन 3 के तहत उन्होंने अपनी बात रखी, और अपीलेंट ने इसके कॉपीज़ जो है इसमें हाई कोर्ट हरियाणा एंड पंजाब जस्टिस को, चीफ जस्टिस को भेजा, साथ में इस कोर्ट में जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज थे उनको भेजा और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज थे उनको भेजा। फिर ये जो कॉपीज़ के दौरान जो सबऑर्डिनेट जज थे इनका जो केस था अपीलेंट का, वो केस उठा के डिस्ट्रिक्ट जज को दिया और कहा कि ये मेरे यहाँ पे नहीं लगेगा, कहीं और लगेगा। तो ये चीज़ वहाँ से मूव हो जाती है और इनका केस तो मूव हो जाता है, साथ में इनके साथ एक अगेंस्ट एक केस भी चलता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, जिसमें इनने जुडिशियल ऑफिसर्स के ऊपर उंगली उठाई होती है। अपना इनका केस और कोर्ट की तरफ से अपना केस, ये दोनों वहाँ चलते हैं। इस केस के दौरान जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने
अपना जो इन्हें अपीलेंट ने इनका केस लगा था हाई कोर्ट में, उस दौरान हाई कोर्ट में सुनवाई चालू हो जाती है, प्रोसीडिंग वहाँ स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद प्रोसीडिंग में चलिए क्या होता है जानते हैं। उस प्रोसीडिंग के दौरान ये केस वहाँ पे चलने लगता है और वहाँ पे दिखाई पड़ता है कि ये जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं कोर्ट के खिलाफ, ये टोटल ही एक गलत है। उनका कहना ये रहता है कि जिस तरीके से आपने फाइल की है और जो अपनी बात आप रख रहे हो, उसमें आप हरबंस सिंह जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके खिलाफ आप ये बता रहे हो कि उन्होंने आपके केस को दबाने के लिए ऐसा किया, आपकी बात ना पहुँचे ऊपर तक, आपको इंसाफ ना मिले उसके लिए रखा हुआ है। और ये कहा कि जो अपीलेंट ने अपनी बात रखी अपने प्लेंट में कि आप जो हरबंस सिंह हैं वो करप्टेड इंसान है, ये यहाँ पे न्याय के खिलाफ लोग मर्डर कर रहे हैं चीज़ों का, मीन्स कि यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं चीज़ों को, खात्मा कर रहे हैं चीज़ों के, ख़राब कर रहे हैं, पूरा करप्ट है ये। इनका जो इशारा बताया गया कि ये मिले हुए हैं इनसे डिफेंडेंट से, जबरमौल एंड अदर्स से, इसके तहत ये मिलने के कारण ये मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे, मेरी बातों को आगे नहीं पहुंचा रहे, ना मुझे इंसाफ मिल पा रहा है। ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम करप्ट है, वो किसी न किसी लोभ के कारण, किसी भी काइंड तरीके से ये इनके कब्जे में है, ये इनके इशारों के तौर पे काम कर रहे हैं, जिस कारण से इनने इल्ज़ाम लगाया कि इसका कोर्ट के ऊपर, कोर्ट की मान्यता के ऊपर, आदर सम्मान के ऊपर बात आई, कोर्ट के ऑफिसर्स के ऊपर बात आई, कोर्ट के ऊपर एक कलंक लगाया, उनके ऊपर निंदात्मक तरीके से अपनी बातें रखी। इस तहत सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1952 के तहत इनके ऊपर 3 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट इनको सेंटेंस करार दिया गया, इनको सज़ा सुनाई गई। अब चलते हैं क्या हुआ आगे सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में जो उन्होंने फर्स्ट हियरिंग थी वो उनकी डिसमिस हो गई। इनके पास जो वर्डिक्ट आने के बाद जो उन्हें अपील लगाई लेटर पेटेंट के तहत जो एप्लीकेशन थी वो भी इनकी डिसमिस हो गई। इसके बाद इन्हें सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने स्पेशल लीव पिटीशन जो आर्टिकल 136 कहता है वो लगाई। इनके जो काउंसिल ने इनकी बात रही कि जो इन्हें लैबलेस एक्ट करते हुए जो रिमार्क दिया हुआ है कोर्ट को, उसके तहत जो उन्हें बातें रखी जो अनट्रू है, निंदनीय है, उसके तहत इनको पनिशमेंट मिलना चाहिए इंडियन पेनल कोड के तहत। बट ये जो है इन्होंने माफ़ी भी मांगी, वो भी कोर्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए था। तो उनने ये बातें रखी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए बताया कि आप अपोलॉजी कर रहे हो, आप माफ़ी मांग रहे हो, तब मांग रहे हो जब आपको लग रहा है कोर्ट आपको बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, तब आप उनसे माफ़ी मांग रहे हो और अब वो अपॉर्चुनिटी आप खो देते हो। मीन्स अगर आपसे कोई गलती होती है तुरंत आप माफ़ी मांग लो उस चीज़ के लिए, नहीं, आप उस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे हो कि कोर्ट हम क्या एक्शन लेता है। जब आपको लगता है कोर्ट हमें छोड़ेगा नहीं, तब आप माफ़ी मांग रहे हो, उसका सेंटेंस मिल जा रहा है आपको, या सेंटेंस उस दौरान आपको दे दिया जा रहा है, तो उसके बाद आपके कोर्ट क्यों सुनेगा। तो वैसे ही इसमें कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी, उसको माफ़ी नहीं मांगी, क्योंकि ये कहा कि आप एक कोवर्ट क्रिंजिंग कोवर्ट बन रहे हो। इट मीन्स ये होता है कि आप पहले शेर बन रहे थे, बाद में जब आप गीदड़ बनने लगे, आपको डर लगने लगा, तो और आप भाग रहे हो उस चीज़ के लिए, माफ़ी मांग रहे हो, माफ़ कर दो मुझे, माफ़ कर दो। इसके तहत उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि अगर इसके बाद अगर हाई कोर्ट में अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं माफ़ी मांगने के लिए, जो लगाई आपने, कोर्ट क्यों सुने आपकी बात, आपकी बात कोर्ट क्यों सुने। अगर आपको कोर्ट आज छोड़ देगा तो आप ऐसी हरकतें आपको देख के आप भी करोगे और बाकी लोग भी करेंगे। तो ये यहाँ पे छोड़ने का कोई बात ही नहीं बनता। और आपका जो एप्लीकेशन होगा, जो नोटिस था, वो कोई मतलब नहीं था इस चीज़ को सुनने का। आपको अधिकार ही नहीं है कि आपको हम अपॉलोजी दें हाई कोर्ट की तरफ से। ये बातें सही हैं कि हाई कोर्ट ने आपकी नहीं सुनी। इसके तहत आगे बढ़ता है, ये कहा कि जो रिप्रेजेंटेशन आप सुप्रीम कोर्ट में डाल रहे हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, ये मेरिट्स में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जो लिटिगेंट है उसको हर चीज़ का एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप क्या भेज रहे हो, रिप्रेजेंटेशन इतना तगड़ा होना चाहिए कि आप जो भी पर्टिकुलर चीज़ आप भेज रहे हो वो ऑन प्रॉपर टॉपिक के साथ होना चाहिए। अगर चीज़ें पेंडेंसी पे चल रही हैं तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाप्त करने के लिए आप कोर्ट के जजेस के ऊपर एलिगेशंस लगा दो, इल्ज़ाम लगा दो। ये कोई वे नहीं होता है। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने अपनी बात रखी कि आपने जो एप्लीकेशन लिख के भेजा वो ऑफेंसिव था, एक इंसल्टिंग टाइप का था जो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उस अपने प्लेंट में। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं आप ये दिखा रहे हो कि भाई ये जो हमारा कोर्ट सिस्टम है, आप जो सेल्फ स्टीम है, डिग्निटी है लोअरिंग कोर्ट्स की, वो आप इनकी जो ख़राब कर रहे हो। आप जो आपका मन आ रहा है आप बोल रहे हो, कोर्ट जजेस के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, उनको आप कह रहे हो कि अप्रोचेज है और एक काइंड, मतलब उनको लोभ, पैसे के दम पे या फिर कुछ भी खरीदा जा रहा है।
आप इन चीज़ों को आप इल्ज़ाम लगा रहे हो प्लेंट में अपने, और ये कोई तरीका नहीं होता है। इस चीज़ को देखो, उन्होंने फटकार लगाई ये चीज़ें प्लेंट में आप ऐसे लिख रहे हो, ऑफेंसिव वर्ड यूज़ कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो सेल्फ स्टीम का कोड है। कोर्ट का जो सम्मान है सर्वोत्तम कहलाया जाता है। आप उसी का सम्मान नहीं कर रहे हो तो आपको किस चीज़ का सम्मान करोगे आप? इस चीज़ को देखते उन्हें बात रखी है, कहा कि सारी चीज़ें इंडियन पेनल कोड के अंदर पनिश्ड किया जा रहा है, आपको पनिशमेंट मिलेगी आपको। इसके तरह उन्होंने ये भी कहा कि ये जो आपने कंटेम्प्ट किया है ये अनसाउंड रह के नहीं किया है, ये साउंड रह के किया है और ये अनएक्सेप्टेबल है। क्योंकि एक चोट अगर आप ऐसे एक्ट के इंसान होते जिसके लिए एक्सेप्टेबल कोड हो सकता था, लेकिन आप जो है स्वस्थ इंसान हो, सच चित्त इंसान हो, इसके लिए कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपका जो एक्ट है अनएक्सेप्टेबल है। तो जो हाई कोर्ट ने इनको जो 3 महीने का सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया था वो कंटिन्यू होता है। कोर्ट ने इनको सर्व आउट किया और यहाँ पे जो इनकी अपील थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस होती है। गाइस होता ही हुआ है जजमेंट के बाद। अब प्रिंसिपल लेट डाउन में हमें ये सीखने को मिल रहा है, पहला पॉइंट की अगर ये जो अपोलॉजी है इज़ एन एक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन, इसके तहत अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कोर्ट के सामने अपने को रिप्रेजेंट करते हुए माफ़ी मांग लो तुरंत उस कंटेम्प्ट का, तो उस कंटेम्नर को कोर्ट छोड़ सकती है। पर आप उस अपॉर्चुनिटी के बाद ढील देते जा रहे हो, इंतज़ार करो कोर्ट क्या एक्शन लेता है। तो आप जब कोर्ट एक्शन ले लेता है, आपको लगता है कोर्ट हमें छोड़ेगा नहीं, उस दौरान आप माफ़ी मांगते हो, तो ये एक कायरता का सिद्धांत है, एक डर वाला सिद्धांत है। क्योंकि आपने वो टाइम गंवा दिया, खो दिया, अपॉर्चुनिटी खो दी, तो आपको इस चीज़ के लिए भुगतना पड़ेगा। पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये बोलता है गाइस कि जो लाइबलियस रिमार्क लगाया जाएगा, जो इंसल्ट की जाएगी कोर्ट में जुडिशल ऑफिसर्स की, वो चीज़ें जो होंगी सारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर ही आएंगी, ना कि इंडियन पेनल कोड के अंदर पनिशेबल होंगी। गाइस ये केस यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, नए लीडिंग केस के साथ। चलिए गाइस मिलता हूँ, बाय। लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।